इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये साल उनके रिलेशनशिप को लेकर एक टॉक्सिक साल बनने वाला है। भारत दूसरा श्रीलंका बन जाएगा, भारत दूसरा नेपाल बन जाएगा। बहुत समझ के, बहुत कैलकुलेटिव वे में ऐसा थोड़ा सा सिस्टम आ जाएगा जहां पैसा बनाना थोड़ा सा टफ लगेगा। तो मैम एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी ना मोदी जी के बारे में हमने तो बात कर ही रहे हैं। बात बताइए मुझे, सिर्फ और सिर्फ हर बार इंडिया ही क्यों टारगेट होता है हर चीज का? धर्म में आप हमसे आगे नहीं खड़े हो सकते। इन देशों ने अपने ऊपर लीपा पोती कर ली है, बहुत बढ़िया है ना, जो हमारे इंडिया में शायद एक बहुत बड़ी कमी रही। उन्होंने आके हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल डाला। मेरा मैसेज यूथ के लिए यही रहेगा कि डिपेंडेंट मत बनो। आपको 1% उस चीज के बारे में नहीं पता, आप क्या उस चीज के लिए बहस करने चले हो किसी से? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ना कुछ मिनटों की होनी चाहिए। आप अपने रिश्ते की उस फुलवारी में अपना थोड़ा सा एफर्ट्स तो डाल के देखो, चीजें बदलेंगी। बहुत सारी लाइफ के अंदर चेंजिंग टर्निंग्स पॉइंट्स लेकर आएगा। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी उत्साही प्रवृत्ति में जाकर आप चीजों को चूज करना चालू करेंगे तो आप भारी नुकसान में आ सकते हैं। अच्छा, 7 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा भाई, पैसा आएगा नहीं आएगा, तो एक ऐसा उपाय आप बता दो आज हमारी ऑडियंस को कि 2026 में वो प्रोस्पेरिटी, मनी अबंडेंस, हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते। देखिए, अगर आपको 2026 में पैसा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावरफुल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए अध्याय के बारे में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 के बारे में, जो कुछ ही दिनों में अब आने वाला है। 2025 कैसा गया है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, या ऐसा ही वो भी मनहूस रह सकता है 2025 की तरह, या उसमें तुम कुछ नया चीज कर पाओगे लाइफ में? तो इन सब के लिए जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, शायद उनको पहचान की जरूरत हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ त्रिशिला मैम जी का। तो आज त्रिशिला मैम जी से हम बात करेंगे 2026 के बारे में, वो भी बहुत ही डिटेल में। तो मैम, आपका स्वागत आज के सभी को। जय श्री कृष्ण। तो मैम एक चीज बताइए कि जैसे 2025 का हमने देखा, जी बहुत ही नेगेटिव साल रहा है। जी हमने शायद सब कुछ देख लिया साल में, जी चाहे हम बात करें कि सन एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, धुआंधार तरीके से बरसात, बीमारियां, ठीक है, और यहाँ तक कि देश वॉर तक में भी चला गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला 2026 कैसा रह सकता है? 2026 बहुत सारे नए परिवर्तन लेकर आएगा। अच्छा। और ये आप मान के चलिए कि प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमने 2025 के अंदर देखी वो हमको 2026 में भी देखने को मिलेगी। अच्छा। चाहे वो अग्नि हो, जल हो, या वो थल हो, यानी कि भूमि हो, हमें इन तीनों से पीड़ाएं जरूर मिलेगी। ये पक्की बात है। ठीक है। गर्मी का ताप बढ़ जाना, ये हमें बहुत ज्यादा सहन करना पड़ेगा। कुछ नए तरह की डिजीज आएंगी। अच्छा। नए तरह की बीमारियां, जैसे कोरोना आया था, इसी तरीके से कुछ नए तरह की बीमारियां आएंगी जो बहुत जल्दी फैलती जाएंगी। ओह, तो मैम ये बताइए कि इतने साल से है ना, मैंने आज तक तो किसी एस्ट्रोलॉजर से ये नहीं सुना कि ये साल अच्छा जाएगा। हर कोई आता है और ये बोल के चले जाता है ये साल अच्छा नहीं जाएगा। तो मैम 2025 तो हमने देख ही लिया, अब 26 में भी आप ये कह रहे हो कि ये साल भी ऐसे ही जाने वाला है। जी। तो मैम ये बताइए कि इसके पीछे रीजन क्या है कि पिछले 4-5 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी साल इतना सही जा नहीं रहा है। हम चाहे बात करें देश की प्रगति के लिए, या हम ये बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खुद की भी, तो हर कोई किसी ना किसी चीज से जूझ रहा है। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन ये है कि 2012 के बाद से हमारी चीजों में एक करवट लेना स्टार्ट हुआ है। अच्छा। एक चेंज आना स्टार्ट हुआ है। और ये लगभग 2012 से लेके 56 साल तक का पीरियड है, 56 इयर्स। अच्छा। और 56 इयर्स तक हमें चीजें
डाउन 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 ही मिलेंगी। अगर हम प्राकृतिक रूप पर बात करें तो प्रकृति से हमें बहुत सारी आपदाएं होती निरंतर दिखाई देंगी। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भूकंप आते ही रहते हैं, बिल्कुल। आते ही रहते हैं। ये चीजें बढ़ जाएंगी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, लेकिन नई नई बीमारियां आएंगी, नए नए तरह के वायरस परेशान करेंगे, आपसी देशों में लड़ाइयां चलेंगी, चीजों को लेकर मनमुटाव रहेंगे, इंटरनल जो है लोगों की आपस की अंदर गृह युद्ध जिसे कहते हैं, एक तो होता है बाहरी युद्ध, एक होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। राजा बनने की होड़ आ जाएगी, गद्दी मेरी गद्दी मेरी, गद्दी मेरी गद्दी मेरी। अच्छा। कुर्सी इधर खींचो, कुर्सी इधर खींचो, है ना। और सबसे बड़ी बात जो 2026 के अंदर हमको देखने को मिलेगी, ये मिलेगा कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कल्याण का काम कर रहे हैं, जो अच्छी चीजों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के मान सम्मान पर बातें जरूर आएंगी। अच्छा, ठीक है। तो मैम इसको ना थोड़ा सा डिकोड करते हैं थोड़ा डिटेल में। हम है ना एक एक पिलर को उठाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स को, फिर नेशन को, फिर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे अपने देश की जनता के बारे में। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंटेक्स्ट जनता का। तो मैम आपने देखा होगा कि 2025 में हमें ना काफ़ी कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले जिसने शायद लोगों के ना अंदर तक झकोर के रख दिया। चाहे हम बात करें शादियों की, आपने देखा होगा कि एक केस आया था कि अपने पति को उसने नॉर्थ ईस्ट में जाके मरवा दिया। एक केस आया था कि वो नीले ड्रम में उसकी वाइफ ने उसको वहाँ पे मार दिया। तो क्या लगता है कि जो ये डिवोर्स के और ये ब्रेकअप की जो रिलेशन के जो केसेस बढ़े थे 2025 में, क्या ये 2026 में भी राइज करते हुए दिखेंगे? बिल्कुल करते हुए मिलेंगे। अच्छा, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या कुछ एनर्जी का प्लेसमेंट बनता है? अगर हम 2026 का पूरा सम टोटल करें तो 2026 का टोटल आता है 28। ठीक है, 28 को अगर फिर हम करें तो आता है 10। ठीक है। 28 का मतलब होता है चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि जब एक साथ हो जाते हैं तो इसे कहते हैं विष योग। अच्छा। है ना। तो रिश्तों के अंदर बेवजह के विष घुलना, जहर आना, ये चीजें बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। अच्छा। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, खास करके कुछ नंबर्स हैं जैसे कि नंबर 4, जैसे कि नंबर 9, जैसे कि नंबर 5, इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये साल उनके रिलेशनशिप को लेकर एक टॉक्सिक साल बनने वाला है। उनके रिलेशन टॉक्सिक रिलेशन हो जाएंगे। अच्छा, इस लेवल तक जाएंगी जी बातें? इस लेवल तक जाएंगी ये बातें। तो मैम ये बताइए कि जैसे अभी आपने बता दिया कि इस लेवल तक चीजें जा सकती हैं, तो इससे बचने का कोई उपाय भी तो होगा? बचने के उपाय हैं। हाँ। क्योंकि ये सूर्य के साल हैं, डिसिप्लिन में आ जाइए। अच्छा। आप अपनी चीजों को अनुशासित रूप से करना चालू कर दीजिए, अपने कमिटमेंट्स में रहना सीखिए। देखिए, जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर चीटिंग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा रिलेशन अपना कंटिन्यू चला रहे हैं, एक रिलेशन चल रहा है और उसके साथ एक और रिलेशन रख लिया, 2 और रिलेशन रख लिए, जो ऐसे पैरेलली रिलेशंस चला रहे हैं, उन लोगों को दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। अच्छा। तो आप कमिटमेंट लेना सीख जाइए, कमिटेड हो जाइए, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने कहा ये साल मंगल का रहने वाला है, सूर्य का रहने वाला है। तो मैम अगर जैसे हम सूर्य की बात करें ना, तो सूर्य हमें क्या डिनोट करता है? शायद अथॉरिटी। तो अथॉरिटी डिनोट करता है, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है फिर? पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा हमें, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा रहेगी जो शायद उतनी जनता को पता नहीं लगेगी। अच्छा, कि अंदर की बात? अंदर की बात कि सीट या तो मेरी या इसकी, अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलेगी। ठीक है। कुर्सी की लड़ाई अंदर ही अंदर काटने पे चलेगी। अच्छा। जिसमें जनता का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हमें तब पता लगेगा जब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े लेवल पे हो जाएगा। तो मैम इस बात से ना मुझे एक बात याद आ रही है अभी कि 2025 में ना मोदी जी 75 साल के हो गए थे जी। और बीजेपी की ना इंटरनल जो पॉलिसी है वो ये है कि जो भी 75 साल का हो जाएगा उसको हम आगे गद्दी नहीं देंगे जी। ठीक है, हम किसी नए चेहरों को लेके आएंगे जी। तो आपको क्या लगता है कि हमें नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकते हैं?
अगर आप व्यक्तिगत रूप पे मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, और हमें नया प्रधानमंत्री अभी बदलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मेरी राय लेगा तो मैं दूंगी बिल्कुल, कि हमें अभी अपने प्रधानमंत्री को बदलना नहीं चाहिए। हम अभी उस स्टेज में खड़े हैं जहां किसी भी तरह का परिवर्तन हमें बर्बाद कर जाएगा। बिल्कुल, जब तक मोदी जी खड़े हैं, जैसे कि हमने, आपको याद है अपना जब पिछला वाला पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि प्रकृति आपको चुनती है उस वक्त का योद्धा बनने के लिए। बिल्कुल, महाभारत होनी थी तो अर्जुन को योद्धा बनना था, पांडवों को योद्धा बनना था, तभी वो महाभारत होनी थी और वो महाभारत जीतनी थी। उसी प्रकार से अगर हमारे देश को बचाना है, हमारे देश की चीजों को स्थिर रूप से रखना है, आप मुझसे लिख कर रख लीजिए, जिस दिन मोदी जी हमारे देश से नाम हट जाएगा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं है, आप अंदर के और बाहर के दुश्मनों से कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, भारत दूसरा श्रीलंका बन जाएगा, भारत दूसरा नेपाल बन जाएगा। बिल्कुल। तो मैम एक चीज और बताइए, जैसे अभी ना मोदी जी के बारे में हमने तो बात कर ही रहे हैं और हमने चीजें देखी भी हैं 2025 में कि कैसे उनके नेतृत्व में हमने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को टैकल किया। चाहे हम बात करें कि हमारा वॉर हुआ था, ठीक है, चाहे हम बात करें कि फॉरेन पॉलिसी को लेके जैसे हमारे पीछे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इतने पीछे पड़ा कि हम इस पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं, पर तब भी हमारे प्रधानमंत्री डटे रहे कि नहीं, मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल मेरे फार्मर्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए कोई भी हार्ड स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 2025 ऊपर नीचे बीता है कि टैरिफ लगी हैं, चीजें हुई हैं, तो 2026 में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि हमारे देश में बाहर से कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीजें होंगी? हो सकती हैं लेकिन इतनी हाइप में नहीं होंगी। अच्छा, हो सकती हैं, हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा जो हमारा राजा मैनेज कर लेगा, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मैनेज कर लेंगे। अच्छा, तो वो उन चीजों का, मैंने कहा ना, ये एक्चुअली जो 2026 है ये बाहरी लड़ाई का वक्त नहीं है, ये लड़ाई अंदर चलेगी ठीक है, और अंदर ही लेवल पे उस चीज को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ये घर की चार दीवारी की लड़ाई रहेगी, ये बाहर जंग के मैदान में आके लड़ने वाली लड़ाई नहीं रहेगी, बिल्कुल, पर लड़ाई तो चलेगी और अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये मैनेजेबल होगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो मैम आप ये कह रहे हो कि अंदर है ना चीजें चलती रहेंगी, जी। लड़ाई चलेंगी, पार्टीज में भी चलेंगी, ऑपोजिशन में भी चलेंगी। जी। तो अब बात करते हैं, जैसे 2025 में हमने एक चीज देखी थी कि हमारे जो ऑपोजिशन के लीडर थे मिस्टर राहुल गांधी जी, वो ऐसे ऐसे मुद्दों के साथ आ रहे थे जो काफी सीरियस एलिगेशंस थे एक रूलिंग पार्टी के ऊपर। चाहे हम वो बात करें कि वोट चोरी के ऊपर था, या हम बात करें कि हाइड्रोजन के ऊपर भी उन्होंने बात की थी, या हम कहते सकते हैं कि यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उन्होंने बात की थी। तो आपको क्या लगता है कि जो वो मुद्दे अंदर से निकाल के राहुल गांधी जी ला रहे थे और उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी कि हाँ, मैं ओपोजिशन की तरफ से एक अपना काम कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि 2026 में भी ऐसी चीजें राहुल गांधी लेके आएंगे और अपनी एक इमेज उस तरह की बना? हम 2026 की तरफ जा रहे हैं और हम 2026 में जी रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आज की जनता को, आज के यूथ को बातें नहीं चाहिए, अच्छा, काम चाहिए, काम चाहिए। ठीक है। दूसरे की बुराई निकालना तो बड़ा आसान है, इसमें जाता क्या है, जबान ही तो हिलानी है बिना हड्डी की, आपने हिला दी, लेकिन अगर उसे कंपेयर करा जाए बाकी चीजों के साथ, तो आप मुझे बताइए कि उसके अंदर आप पिछले 10 सालों में ये क्यों नहीं साबित कर पाए कि आपकी पार्टी ने कुछ बहुत अच्छा किया था जो ये पार्टी नहीं कर पा रही। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी जो ये पार्टी पूरा नहीं कर पा रही, आप वो चीजें तो बताइए, आप उस मुद्दे पे 1 to 1 बात करिए। देखिए, आज नहीं 5 साल बाद 5 नहीं, 10 साल बाद 10 नहीं, 15 साल बाद आपको अगर गद्दी मिल भी जाती है, आपके ये सब करने से आपको गद्दी मिल भी जाती है, तब क्या आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे? पहले तो शासन आपका ही था ना, आप प्रूफ कर पाए? बिल्कुल। लोग ये कहते हैं हम बहुत पुराने हैं,
हम तब से पार्टी में हैं, हमारी पार्टी तब से बनी है, हमारी पार्टी तब से है। तो भाई आपकी पार्टी ने किया क्या? बिल्कुल। अब जैसे हमने लास्ट कुछ सालों में देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पत्थर से। तो आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी थी ईंट का जवाब पत्थर से देने की, दे देते आप। बिल्कुल। कमियां निकालना ना बहुत आसान होता है। आप जिस जगह पर बैठे नहीं है ना, अभी यहाँ बैठ के मैं ये बोलूं कि क्या किया उन्होंने ऐसा क्या बदलाव कर दिया, वही इंडिया था, वही चीजें थी, क्या बदल गई, ये कहना बड़ा आसान है। आप जब उस पद पे बैठे होते हो ना, जिसके ऊपर आपको 24 घंटे में करीबन करीबन आपको 100 घंटे का काम करना होता है, आपके पास कितने राज्य हैं, उन राज्यों में कितने शहर हैं, उन शहरों में कितने गांव हैं, आप अगर देखें तो आप एक पूरे भारतवर्ष को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तो मैं तब कह रही हूँ ना जब आप खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं और 24 घंटे आप सिर्फ देश के नाम लिख रहे हैं। बिल्कुल। आपका अपना पर्सनल कुछ है ही नहीं, तब आप 24 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ देश को दे रहे हैं। तो आप अपने आप को ये बता दीजिए, क्या आप कर पाएंगे ये काम? बिल्कुल। और एक चीज हो रहा है मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि मोदी जी की है ना एक एज भी हो चुकी है, जैसे कहते हैं कि भाई 75 एज है ना, कम नहीं होती, काफी ज्यादा ही होती है। जी। और उस एज में भी आप देख रहे हो कि एनर्जी कितनी है, कि हम बात करते हैं जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं रैली में, चाहे कितना छोटा एमएलए हो, ठीक है। और साथ में अपना जो कहते हैं कि एक पद के साथ है ना एक मर्यादा आती है और एक पावर आती है, उसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे देश का नाम बना रहे, ठीक है। तो मैम एक चीज बताइए कि मैं एक चीज से ना बड़ा फिक्र कर रहा हूँ इस चीज में कि मोदी जी की जो सेहत है कि इस साल 2026 में कैसी रही। हाँ, सेहत को लेके उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। हेल्थ वाइज उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। खास करके अगर मैं आपको बोलूं तो मिड ऑफ ईयर उनकी हेल्थ को लेके थोड़ी सी चीजें दिक्कत कर सकती है और अकस्मात ही उनकी हेल्थ पे कोई दिक्कतें आ सकती सडनली। ठीक है। और मैम एक चीज और बताइए कि अभी हमने देखा कि 2026 अभी जैसे स्टार्ट होगा और 27 भी शुरू हो जाएगा, और 27 में सबसे बड़े इलेक्शन है वो है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश में एक शासक आया था 2017 में, और 2017 से अब ये लगा लो 27 10 साल हो जाएंगे। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि योगी जी ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए और सब कुछ ही कहते हैं ना कि हम पहले ये बात बोलते थे कि यूपी को तो कोई सुधार नहीं सकता, और योगी जी ने ऐसा सुधारा कि शायद ही कोई सुधार सकता हो। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे? 101% बनेंगे। अच्छा, देख लो, ये मैं दोबारा रील चलाऊंगा फिर इलेक्शन के बाद। बिल्कुल चला लीजिएगा, 101% चलेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर बिगड़े बच्चे को सुधारने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल, जो काफी सख्त होता है, जो काफी सख्त होता है। अभी तक इनसे पहले जो लोग थे ना वो टीचर अच्छे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल अच्छे नहीं थे। योगी जी प्रिंसिपल अच्छे हैं, तो यूपी सुधरेगा ही सुधरेगा। ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे जो योगी जी की हम बात करते हैं ना, तो हमेशा मेरे मन में ना एक ख्याल आता है कि क्या योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या योगी जी सिर्फ सीएम तक रह जाएंगे उत्तर प्रदेश में? ये मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं अपने मुख से बोलना नहीं चाहती। क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि वो बने। अच्छा। ये मेरा अपना पर्सनल मत है कि मैं चाहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने। और ईश्वर प्लीज ठाकुर जी सुन लेना मेरी कि वो प्रधानमंत्री बने। जब मोदी जी हटे तो वही जो है गद्दी पर बैठे। पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि योगी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अच्छा, क्या स्पेसिफिक चीज ऐसी है जो आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है? योगी जी बहुत अच्छे सहकर्ता हैं, ठीक है। वो अपने राजा के सबसे होशियार और चालाक मंत्री बन सकते हैं, बहुत अच्छे सेनापति बन सकते हैं, लेकिन वो राजा बन जाएं ये मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल है। अच्छा, तो मैम आपको क्या लगता है फिर मोदी जी के बाद कौन प्रोबेबल चेहरा हो सकता है कि जो पीएम पे जा सकता है?
जो किसी ने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड फेस सामने आएगा। जैसे राजस्थान में हुआ था, जी शर्मा जी बने थे, जी वसुंधरा राजे का नाम जैसा जी। था। फिर भी आप अपने उससे मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ, तो भाई मैं नहीं बता सकती कि कौन हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक नया फेस सामने आ जाएगा ठीक जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। ठीक है। तो मैम ये अभी पॉलिटिक्स को है ना थोड़ा सा साइड करके जी हम चलते हैं देश पे। जी आपने देखा 2025 में ना देश ने काफी कुछ देखा। हम काफी ऐसे टाइम से गुजरे, शायद ही आज तक ऐसा टाइम आया हो। जी क्यों? इसके पीछे रीजन थे। हमने डाउनफॉल भी देखी, पर डाउनफॉल में भी हमने देखा कि हमारी जो जीडीपी थे ना वो एक सिमिलर वे से बढ़ रही थी। तो आपको क्या लगता है 2026 में इंडिया की जीडीपी उसी रेट से बढ़ेगी और आगे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे? प्रोग्रेस कर पाएंगे पक्का? पक्का। तो कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको लग रहा है कि बूम कर पाएंगे 2026 में? हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बूम करेगा। अच्छा। हमारे यहाँ पर क्लोथ मार्केट बहुत बूम करेगा। मनी को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ भूमि बहुत सहयोग करेगी। अच्छा, लैंड। लैंड, ठीक है। ये बहुत आपके लिए अच्छा वो रहेगा। और एक जो सबसे अच्छा इस समय जो हमारे लिए वो काम करेगा, वो हमारे यहाँ पे कुछ नए तरह के मेडिसिन प्रोजेक्ट्स, अच्छा। दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, दवाइयों के सेक्टर में हमारा काफी बूम होगा। ठीक है। और मैम एक चीज बताओ, जैसे आईटी सेक्टर है, जी। अब एआई जैसे जैसे आ रहा है, तो है ना कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में ना जॉब्स कम हो रही है। तो आपको क्या लगता है 2026 में जो आईटी सेक्टर है वो बूम करेगा? करेगा। पक्का? करेगा। ठीक है। और लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने बहुत संभल के, बहुत कैलकुलेटिव वे में। और मैं तो कह रही हूँ कि पैसे को जोड़ें, अच्छा, एफडी की टाइप जो पैसे को संभालें, क्योंकि एक टाइम पर मतलब ऐसा थोड़ा सा सिस्टम आ जाएगा जहां पैसा बनाना थोड़ा सा टफ लगेगा। तो उस समय आपकी सेविंग्स आपको बहुत काम करेंगी। बिल्कुल। ठीक है। तो सेविंग्स पे ज्यादा जोर देना है, रिस्क फैक्टर के काम नहीं करने। एक नंबर का साल है, अच्छा। हवा की बातें नहीं करनी है आपको, कर्म पर ध्यान देना है। तो एक नंबर तो मैम शायद किंग का होता है ना? हाँ, तो क्या पता हमारा देश राजा बन जाए। हमारा देश राजा तो देखिए वैसे ही है, क्योंकि हमारा देश कहीं भी राजा से कम तो कहीं नहीं है, है ना। दिक्कत ये है कि हमारा देश के हर एक चीज से इतने सारे लोग जलते हैं, इतने सारे दुश्मन हैं हमारे। और देखिए दुश्मन किसके होते हैं आपको पता है? जिसके अंदर कुछ बात होती है। दुश्मन उसके होते हैं जिससे लोग भय खाते हैं, बिल्कुल उससे दुश्मनी करते हैं। तो भय किसको लगता है? जिसको ये लगता है कि मैं कम हूं, उसके अंदर दम ज्यादा है, वो मुझसे ऊपर जा सकता है, मैं नीचे रह सकता हूं, मेरा विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा विकसित है, वही इंसान भय खाता है। बिल्कुल। तो वही इंसान खींचता है उसको कि अगर मेरा दुश्मन ही मार्केट से हट गया तो फिर तो मैं ही राजा हूं। जिसमें अपने दम पर राजा बनने की काबिलियत नहीं होती ना, वो राजा को परास्त करने की कोशिश करता है। और हमारे भारत देश के साथ वही हो रहा है। हम राजा कब नहीं थे? हमें तो सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पूरे विश्व में हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। हर एक जने को देख लीजिए। आप एक बात बताइए मुझे, सिर्फ और सिर्फ हर बार इंडिया ही क्यों टारगेट होता है हर चीज का? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में क्षमता है नंबर 1 बनने की। हम नंबर 1 हैं, हमें इस दौड़ में आना ही नहीं है, हम इस दौड़ से परे हैं। आप इसमें अपने आप को शामिल ही मत करिए। अच्छा। ये गधों की दौड़ है, अच्छा। इसमें घोड़ा नहीं दौड़ेगा। घोड़ा तो अलग खड़ा रहेगा। गधे ये समझेंगे कि अरे यार ये हमारी रेस में शामिल नहीं हो जाए, इसको हटा दो यहाँ से। ये शामिल हो गया ना तो हमारी रेस हम हार जाएंगे। अरे भैया, घोड़ा घोड़ा है, वो खड़ा है अपनी जगह पे, बिल्कुल। उसको हिलाने की तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम गधे अपनी रेस में भागो। तो हमारा देश किसी रेस में है ही नहीं। नंबर 1 नंबर 2 हमें गिनना ही नहीं है कि हम नंबर 1 नंबर 2 हैं। आप किस चीज को कहते हैं नंबर 1 और नंबर 2? टेक्नोलॉजी को अगर आप कहते हैं, आज उनको जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, आज उनकी जो चीजें चल रही है, उसका आधार तो हमारा ही देश है। बिल्कुल।
अगर आप अच्छे से जाकर चीजों को खंगालेंगे, आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम गरीब हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमें लूट कर अपने आप को अमीर बनाया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ से चीजें लूट लूट के ले जाई गई। क्यों इंडिया से ब्लैक में इंडिया की मूर्तियां खरीदी जाती हैं? क्यों इतने इतने पैसे देके हमारी मूर्तियां विदेश ले जाई जाती हैं? क्यों हमारे एंटिक आइटम्स खरीद के वहां के लोगों के पास जाते हैं? क्यों स्मगलिंग होती है ये चीजें हमारे देश से? बिल्कुल। चंदन की लकड़ी क्यों जाती है हमारे देश से? अनाज क्यों जाता है हमारे देश से? आप कोई तो एक ऐसी चीज बताइए। बिल्कुल। धर्म में आप हमसे आगे नहीं खड़े हो सकते, चाहकर भी नहीं हो सकते। एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं, इन देशों ने अपने ऊपर लीपा पोती कर ली है, बहुत बढ़िया, है ना, जो हमारे इंडिया में शायद एक बहुत बड़ी कमी रही है। हमारा इंडिया क्या है, अपने जैसे आप हरियाणा के हो, मैं राजस्थान की हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो घर होते हैं अपने, उनको मिट्टी से लीप दिया जाता है, फिर उसके ऊपर हल्की सी ऐसे चित्रकारी कर दी जाती है। तो लोग आते हैं, वो देखते हैं, अरे इनका भी घर वैसा ही है जैसे मेरा है, कोई अंतर नहीं है, ये भी वैसा ही है जैसा मैं हूँ, ठीक है। अब वो अचानक से क्या है, शहर जाते हैं। शहर गए तो उन्होंने देखो, अरे ये तो गजब की बिल्डिंग है, अच्छा। इसका तो इंटीरियर बहुत गजब है। तो उनको क्या लगता है, हमारे घर तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ बहुत स्पेशल है, तो आंखें चौंधिया जाती हैं। बाकी के देशों ने वही किया है, उन्होंने आंखें चौंधियाने वाला काम किया है, और आंखें इतनी चौंधिया चुकी है लोगों की कि वो उनको दिखता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या है। बिल्कुल। आप फ्रेम के आगे की चीजें देख रहे हो, फ्रेम के पीछे की चीजें भी तो देखो। और मैम मैंने ना एक रील देखी थी और कई ऐसी वीडियोस आती हैं जैसे बाहर देश से कि हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमसे सुपीरियर है, पर उनकी जगह अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेन्स को देखोगे ना, इतना गंदा माहौल रहता है, उस पर नशेड़ी पड़े रहते हैं, ठीक है, लोग वहाँ पे निकल नहीं सकते। और आप देख रहे होगे, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि 2025 में कि सबसे ज़्यादा डेप्थ अमेरिका के ऊपर है, 36 ट्रिलियन का, ठीक है। उसके बाद हम यूरोप की बात करें, यूरोप में भी इश्यूज आ रहे हैं, क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। बात करें कनाडा की, वहाँ पे रिजर्व्स कम हो रहे हैं जो, और पॉपुलेशन कम हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को ना भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है, कि टेम्परेचर भी इस तरह का सेट रखा है कि हम सब कुछ चीज़ से अडेप्ट हो जाएं, और हमारे देश के लोगों में पेशेंस भी रखा है, और इतना बड़ा देश बना दिया, और इतनी पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश बना दिया, और इतनी पॉपुलेशन के साथ भी हम अपने देश को चला रहे हैं। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तभी मैं कह रही हूँ, आप गिनते क्यों कि आप रेस के घोड़े हो? आप इकलौते घोड़े हो, वो रेस के गधे हैं जो भाग रहे हैं। भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। भारत भारत है, और भारत भारत ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। भारत को आज से 700 साल पहले भी कोई नहीं हरा पाया था, आज भी कोई नहीं हरा पाएगा। ठीक है, बादल हर किसी पर आते हैं काले, बदरी हर किसी पर छाती है। बुरे वक्त को हमने भी देखा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों में, अपनी कल्चर में हम थोड़ा सा एडवांस होने की कोशिश नहीं कर रहे थे। पर अब तो सब एडवांस है, सबको सब पता है, सारी चीजें हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए, हमारे भारत देश में आधे से ज्यादा चीजों का एडिक्शन, रिसर्च करिएगा इस बात पर, ठीक है, आधे से ज्यादा चीजों का एडिक्शन किसने डाल रखा है? फोन ने, मेरे हिसाब से। जिसे हमें उपयोग लेना चाहिए सही चीजों में, हम उसे उपयोग लेते हैं गलत चीजों में। और मैं, मुझे लगता है कि है ना, यही वजह है कि हमारा जो यूथ है ना, वो डोपामिन हाइक के वजह से है ना, कि मतलब उसको है ना जल्दी जल्दी प्लेजर चाहिए, तो वो है ना फोकस नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल नहीं कर पा रहे। जैसे कहते हैं कि करियर की तरफ फोकस होना चाहिए, और हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ना, मोदी जी ने एक ना टाइम लिमिट सेट की थी कि 2047 तक है ना हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्री में गिनवा देंगे जी। पर आप बताइए, जेन्युइनली मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से कंडीशंस है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली है ही,
और जिस हिसाब से यूथ समझ नहीं पा रहा कि ये कितना क्रूशियल टाइम है, तो आपको लगता है 2047 तक हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे और डेवलप्ड हो पाएंगे? थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। दिक्कत है ना, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था मैम कि हमने 2047 ही क्यों चुना, क्योंकि उसके बाद से हमारे देश में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हम जो आज के टाइम पे यूथ कंट्री है ना, हम डिपेंडेंट बन जाएंगे जैसे जापान आज के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि मैसेज देना चाहोगे यूथ को कि उसको क्या करना चाहिए ताकि एकाग्रता और जैसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन अच्छा रहे, फोकस कर पाए और लाइफ में आगे बढ़ पाए, चाहे कैसा भी टाइम आ जाए? मैं आज आपको एक बहुत बड़ी चीज बताती हूँ। हमारी सनातन धर्म के अंदर हर एक चीज का ना बहुत महत्व रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है, हमारे यहाँ पे 4 आश्रम बताए गए, है ना? बिल्कुल। और जब तक हमारा यूथ उस 4 आश्रम के हिसाब से चल रहा था, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। सब बहुत अच्छा था, खुशहाली थी, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, धन धान्य था, हमारे यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। फिर हमारे यहाँ अंग्रेज आए, बिल्कुल। उन्होंने आके हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल डाला। हम डिपेंडेंट हो गए उनके एजुकेशन सिस्टम पे और उसी का पार्ट बनते हुए पागलों की तरह उसके पीछे चल दिए। और आप कमाल की बात ये देखिए कि सब उसको फॉलो करने चल दिए। और हम फ्रॉम गुरुकुल टू गूगल पे पहुंच गए। एग्जैक्टली हम फ्रॉम गुरुकुल टू गूगल पे पहुंच गए। ठीक। एक सबसे बड़ा हमारा वो दिक्कत रहा। अब आप जो चीज कह रहे हैं यूथ, तो अब आप एक चीज सबसे बड़ी देखो, आज के यूथ को बचपन से मतलब एक माँ अगर बच्चे को खाना भी खिलाएगी तो वो किस चीज का लालच देगी कि बेटा ले फोन देख ले और खाना खा ले। पहले की माँ किस चीज का लालच देती थी? वो देख चिया आई चिया आई चिया आई चिया आई, ये है ना? तो अब क्या हो गया है, वो एक जो माँ और बच्चे के बीच का अफेक्शन था, एक माँ जो जिस तरीके से बच्चे के साथ जुड़ के उसको कहानियां सुनाती थी, उसको बातें बताती थी, उसको बहुत सारी चीजें देती थी, वो सारी चीजें किसने ले लिया? फोन ने। अब फोन पे आप ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप तो स्क्रॉल करोगे, 4 चीज अच्छी आएगी तो 4 चीज बुरी भी आएगी। अब बच्चों को आप वो एजुकेशन समय से पूर्व दे दे रहे हो जो उनको नहीं लेनी चाहिए, जो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए समय पूर्व के लिए। एज से पहले वो चीजें जान लेना। और ऐसी चीज की तरफ आप उनको अट्रैक्ट कर दे रहे हो कि यूथ के पास अपना कुछ मॉरल रह ही नहीं गया, अपनी सोच ही नहीं रह गई, उनको संस्कार से मतलब ही नहीं है। एक चीज पे कंट्रोवर्सी चली और उस कंट्रोवर्सी पर उन्होंने अपनी एक राय ले ली, उनको उस कंट्रोवर्सी पर जो लगा कि ये मेरी राय से सही बोल रहा है वो उसके साथ हो गए समर्थन में, ये मेरी तरफ से गलत हो रहा है तो ब्लॉक, सुनना ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, दोबारा रील आनी ही नहीं चाहिए इस बंदे की, अनफॉलो, डिसलाइक, ये हो गया लाइफ में। पहले क्या होता था, हमें नहीं बोला गया, हमें भी बोला गया बेटा पीरियड्स के टाइम पे अचार मत छूना, रसोई में मत आना, बेटा ये चीज मत करना, वो चीज मत करना। हम भी अपनी माँ से क्वेश्चन पूछते थे, मम्मी क्यों नहीं करना, मम्मी इससे ऐसा क्या हो जाता है, मम्मी ये भी तो भगवान ने ही बनाया है ना। हमारे भी सवाल होते थे, लेकिन उस सवालों का जो जवाब देने वाला होता था ना, वो ऐसा व्यक्ति होता था जिसके जवाब हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर्श और हमारे धर्म से जुड़े होते थे। वो हमारे धर्म का प्रतिनिधि होता था। बिल्कुल। पुरुष के हाथ में कर्म दिया गया और स्त्री के हाथ में धर्म दिया गया है। तो वो बच्चे को वो धर्म सिखाती थी। होगा नहीं होगा ये टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, माँ ने कह दिया, माँ की बात सबसे बड़ी, सर्वोपरि। ठीक। अब क्या हो गया है, मम्मी अगर कहेगी नहीं बेटा वो सही कह रहे हैं, तुमने उनको गलत अनब्लॉक किया है, वो सही बात बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता,
आपको पता है ये तर्क ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। अरे आपको खुद को नहीं पता, आपको 1% उस चीज के बारे में नहीं पता, आप क्या उस चीज के लिए बहस करने चले हो किसी से? बिल्कुल right. तो मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए फिर? मेरा मैसेज यूथ के लिए यही रहेगा कि डिपेंडेंट मत बनो, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो। चीजें आपकी सुविधाओं के लिए बनी है, सुविधाओं में इतना मत खो जाओ कि अपने भविष्य को डुबो दो। बिल्कुल। और मैम एक चीज और, शायद हमने ना पिछले पॉडकास्ट में ये बात की थी कि जिस हिसाब से ना हमारा यूथ आज के टाइम पे फोकस खो रहा है, 2025 में हमने देखा कि मैरिज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आए, शायद मतलब इतने हार्ड विंचिंग थे कि जिसने भी सुने सबने बोला कि यार आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, रिलेशनशिप चल क्यों नहीं पा रहे हैं, शादियां चल क्यों नहीं पा रही है। तो आपके हिसाब से 2026 उस कंटेक्स्ट में क्या वो सेम रहेगा? और अगर वो सेम एनर्जी के साथ अगर 2026 आ रहा है तो अपने आप को हम कैसे बचाएं? नहीं, उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा सही। अगर पहले 2025 100% था तो 2026 के अंदर वो चीजें 50% रह जाएंगी। अच्छा। पर रहेगा तो सही, क्योंकि देखिए ये बदलाव मैंने आपको कहा ना, एक समय के बाद में ये बदलाव आने स्टार्ट हो गए। लोगों को ना रिश्तों का पता है, ना रिश्तों के महत्व का पता है। बिल्कुल। तो दिक्कतें तो देखिए कहीं ना कहीं आने स्टार्ट हो ही चुकी हैं। आप किसी भी रिश्ते को निभाने का बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये कितना आइडियल कपल है। आप क्यों नहीं बनते वो आइडियल कपल? बिल्कुल। दूसरे की पिक्चर को लाइक करते हैं और खुद के मन में क्या सोचते हैं, अरे काश मेरा पति भी ऐसा होता। आप वैसी पत्नी होंगी तो पति वैसा होगा, क्यों नहीं होगा? तो चीजों को बदलने के लिए पहला स्टेप कौन उठाए, वो प्रयास खत्म हो चुका है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात बोली है कि किसी को तो करना पड़ेगा। किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ। और यहाँ दिक्कत यह है कि वो कर लेगा, मैं क्यों करूं? वो सोचते हैं वो कर लेगी, मैं क्यों करूं? तो बस मैटर ही खत्म। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमने बचपन में जैसे हम देखते थे, किसी बात पे मम्मी पापा की बहस हो गई, हस्बैंड वाइफ है, हो गई होती ही रहती है, आम बात है। मुझे लगता है दिन में एक बार नहीं होगी तो खाना ही नहीं पचेगा, है ना। डाइजेस्टिव गोली है वो, डाइजेशन की। तो मम्मी पापा की बहस हो गई। अब हमें ये क्या लगता था, अब तो गई लड़ाई हो गई, अब तो ये बात नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मुझे पिकनिक पे जाना था, मेरे स्कूल की पिकनिक थी, और पिकनिक से ठीक 2 दिन पहले मेरे घर में मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। और मैं स्कूल सुबह सुबह बहस हो गई। मैं स्कूल गई अपने, मैं पूरे दिन यही सोचती रही, हाय मैं कैसे जाऊंगी पिकनिक पे, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अब मम्मी पापा को नहीं मना पाएंगी, पापा मेरी सुनेंगे नहीं, पापा भेजेंगे नहीं, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पूरे दिन टेंशन में रही मैं इस बात पे कि ये लड़ाई तो अब हफ्ते भर से पहले नहीं निमटने वाली, जितनी तेज लड़ाई हुई है सुबह, है ना। नानी वानी सब बीच में आ गई, नानी दादी सब आ गए, तेरा घर सब हो गया, तो भाई ये तो अभी नहीं निमटनी। ऐसे मैं स्कूल से वापस आई, पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो पापा रात को घर आए, शाम को 5 बजे के बाद सब्जी वब्जी लेके आए। आते ही घुसे अंदर, मेरी मम्मी को वो प्यार से गुड्डी कहते हैं। जैसे ही घर में घुसे, उन्होंने मम्मी को थैला पकड़ा के बोला, गुड्डी जरा चेक कर लेना इसके अंदर सब्जियां लाया हूँ। तो मम्मी सारी सब्जी चेक करके कहती हैं, अरे सुनो आप ना नींबू लाना भूल गए, नींबू भी ले आते। और पापा बड़े आराम से जवाब दे रहे, अरे हाँ यार गुड्डी मैं बिल्कुल भूल गया, कोई बात नहीं कल ले आऊंगा ध्यान से। तो ऐसा कर अभी एक चाय पिला दे, फिर खाने का टाइम हो जाएगा तो चाय नहीं पी जाएगी। और मैं ऐसे देख रही हूँ ये क्या हो रहा है। सुबह तो ऐसे हो रहा था बिल्कुल कि भैया गई है तो हफ्ते भर की, और ये तो ऐसे बात कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं सुबह। तो वो चीज क्या लेसन देके गई कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ना कुछ मिनटों की होनी चाहिए। फिर मुझे एक बहुत अच्छी चीज मेरी मम्मी ने बताई। मैंने एक दिन ऐसे अपनी मम्मी से सवाल किया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी आपके पापा से लड़ाई होती है तो आपको गुस्सा नहीं आता? आपको ये नहीं लगता कि मैं इनसे बात नहीं करूं, वो इतना कुछ बोल देते हैं आपको, आपकी इतनी बुरी तरह लड़ाई हो जाती? तो मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा लड़ाई कोई भी हो ना, वो रात को सोने से पहले खत्म कर। बिल्कुल। नए दिन की नई शुरुआत में पुरानी लड़ाई मत रखो। आप ट्रस्ट करिए,
ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में भी उतारी है। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट से ऊपर की लड़ाई नहीं होती मेरी और मेरे हस्बैंड की। अच्छा, तो ये तो मैम आप ये कह सकते हो कि आप टचवुड भाई, टचवुड। किस दूसरे रिलेशन जो हैं, जितने भी आजकल के नए कपल्स हैं, उनके लिए आप एक है ना रोल मॉडल की तरह हो सकते हैं फिर। नहीं, रोल मॉडल तो नहीं हो सकती, मैं तो छोटी सी चीजें सिखा सकती हूँ कि देखिए आप ना कुछ अपने रिश्ते को मजबूती दीजिए। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम लोगों के लिए या हमारे मम्मी पापा के लिए या आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रिश्ता एक बगीचे की तरह होता है, जिसे 2 लोग मिलके बढ़िया से सींचते हैं, उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, धूप देते हैं, धूप से बचाते भी हैं, है ना। एक क्यारी होता है रिश्ता उनके लिए। ठीक, आज की डेट में प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारी क्यारी है, तुम संभालो, तुम्हारी क्यारी है, तुम संभालो। जरा सा कांटे वाला कोई वृक्ष लग गया, हाथ में कांटा लग गया, मैं तो नहीं देखूंगी कल से इसको। क्यों? आप अपने रिश्ते की उस फुलवारी में, आप उस क्यारी के अंदर अपना थोड़ा सा एफर्ट्स तो डाल के देखो, बिल्कुल। चीजें बदलेंगी। क्यों नहीं बदलेंगी? ठीक है। 2 विपरीत दिमाग के, 2 विपरीत दिशाओं के लोग एक साथ होने जा रहे हैं, आप कैसे मानेंगे कि वो एक जैसे हो जाएंगे? एक माँ के 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक माँ के 2 बच्चे, एक राम एक रावण होता है। 2 भाइयों में इतना भेद हो सकता है, भाई बहन में इतना भेद हो सकता है। तो आप कैसे मान रहे हैं कि दूसरे घर से आई लड़की, दूसरे घर से आया लड़का, दोनों एक जैसे हो जाएंगे एक दूसरे के लिए? मेड फॉर ईच अदर टाइप्स? मेड फॉर ईच अदर कुछ नहीं होता, हमें बनना पड़ता है मेड फॉर ईच अदर। हमें मानना पड़ता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि भाई सामने वाला आपको जान से ही मारने की सोच लेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो मैं आत्महत्या ही कर लूंगी, या मैं इस रिश्ते को जी नहीं पाऊंगी। तब आप सोचो ना कि वो रिश्ता आपने गिव अप कर दिया। बिल्कुल। आप शुरुआती दौर पे क्यों सोच लेते हो कि मैं वो रिश्ता जीना ही नहीं चाहती? मेरे पास कितने बच्चे आते हैं, वो मुझसे कहते हैं माँ पता नहीं क्या हुआ, सब ठीक चल रहा था, अचानक से 6 महीने पहले मन बदल गया, अब कहते हैं साथ नहीं रहना। रीजन क्या है? कुछ पता नहीं। आप बताओ क्या रीजन है? आपको क्या रीजन दिखाई दे रहा है? कुंडली में देखा तो कोई रीजन नहीं दिखाई। एक्स्ट्रा मैरिटल है? नहीं है। क्या रीजन है? बस छोटी सी नोक झोंक समझ में नहीं आई, प्राइवेसी चाहिए अपनी जिंदगी की, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए। बस इस बात पे ब्रेकअप हो रहा है। तो संभलना पड़ेगा यूथ को, और मेरे हिसाब से रिलेशन में शायद एक दूसरे को एडजस्ट तो करना पड़ेगा, और करना करना जरूरी चाहिए, और करना भी चाहिए। करना चाहिए। ठीक है। तो मैम आपने ये चीज ना बहुत, मतलब ये कह सकते हो कि बहुत बड़ी बात बोली है कि एडजस्ट करो और लाइफ विल बी इन योर फेवर। यस। ठीक है। तो मैम अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, ये वाला साल एक पर्टिकुलर नंबर पे कैसा रहेगा? तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तो बात हम कर नहीं सकते, तो हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि भाग्यांक को लेते हैं कि उस भाग्यांक के जो भी लोग रहेंगे उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा 2026 में। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। तो आप बताइए 1 से 9 तक चलते हैं, तो 1 नंबर पे 2026 कैसा रहेगा? भाग्यांक की बात कर रहे हैं हम, तो 2026 1 नंबर वालों के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, ठीक है। बहुत सारे नए अवसर लेकर आएगा, बहुत सारी लाइफ के अंदर चेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स लेकर आएगा, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, अच्छे लोगों की एडवाइस के साथ इनको स्टेप इन करना है। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी उत्साही प्रवृत्ति में जाकर आप चीजों को चूज करना चालू करेंगे तो आप भारी नुकसान में आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो 1 नंबर वालों को 2026 में किन किन चीजों से बचना चाहिए फिर? आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्रोध में आकर कोई काम नहीं करना है, आपको इमोशंस में बहकर कोई काम नहीं करना है, आपको अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है। ठीक है। तो मैम अक्सर ये बोलते हैं कि जो 2 नंबर होता है ना वो बहुत भारी नंबर होता है, तो 2026 जो है वो 2 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा और कैसे वो 2026 को अच्छा बना सकते हैं अपने फेवर में?
2026 2 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस इस साल में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे इनके सामने, तो इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। इनको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेके अपने अंदर की ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना है, जिसे हम कहते हैं अपना अंदर का आपका आत्मबल, उसे ख़त्म नहीं करना है। आपको अपने आप पे मजबूती से खड़ा रखना है, ये सोचकर कि ये मेरी परीक्षा का समय है और ये मुझे निकालना है। ठीक है, डिप्रेशन लेवल नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर थेरेपी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर पानी पीना चालू कर दीजिए। आप पानी की ध्वनि सुनना चालू कर दीजिए, बहते हुए पानी की साउंड, ठीक है, ये आपके लिए सबसे अच्छी हीलिंग है। ठीक है। तो अब बात करें जब हम 3 नंबर की, तो 3 नंबर को ना काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं हम कि शांत प्रिय नंबर बोला जाता है, जो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। जी, तो 2026 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? और क्या उतार-चढ़ाव लेके आएगा या वही स्टेबिलिटी रहेगी इनकी? 3 नंबर वालों के लिए 2026 जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, लेकिन आपको अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना। ठीक है, आपको अपने से बड़े लोगों की बात को सुनना है, उनकी एडवाइस को लेना है, चाहे आपको सही लगे नहीं लगे। मतलब आप उस पे काम करेंगे नहीं करेंगे ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन अगर आपको कहीं से कुछ मिल रहा है ना, तो उसे लेकर अपनी अलमारी में रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे आपको वो चीज काम आएगी ही आएगी, ये पक्की बात है। एक चीज ये, 3 नंबर वालों को इस साल धार्मिक यात्राएं जरूर करनी है, ठीक है, चाहे छोटी छोटी यात्राएं करिए, लेकिन धार्मिक यात्राएं जरूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं 4 नंबर की। और 4 नंबर है ना बड़ा ही लाइमलाइट में रहता है हमेशा राहु की वजह से, कि देगा तो इतना देगा, नहीं देगा तो कुछ भी नहीं देगा। तो एक बार ऊपर लेके जाएगा तो उसी स्पीड से नीचे भी लेके आएगा। तो 2026 4 नंबर वालों के लिए कैसा रह सकता है फिर? बिना मतलब का पंगा नहीं चाहिए, ठीक है, है ना, कोई झगड़ा नहीं चाहिए, बिना मतलब के वाद विवाद नहीं चाहिए। 4 नंबर वाले ठीक है, सीधे अवसर से काम करिए, और जैसा काम मिल रहा है उसको सही तरीके से करने की कोशिश करिए। उंगली सीधी रखिए, टेढ़ी करने की कोशिश मत करिए। अगर 4 नंबर वालों ने अपना विपरीत दिमाग लगाया और उंगली को टेढ़ी करने की कोशिश करी, तो ये कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, जो इनके लिए आने वाले सालों में पीड़ा का कारण बन जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर को ये बोला जाता है कि इनकी जो जिंदगी है ना वो काफी रिलैक्स रहती है। ठीक है। और ये 5 नंबर क्या है कि किसी के साथ ये 3 नंबर की तरह ये भी एडजस्ट हो जाते हैं कि भाई मेरी अगर तेरे से नहीं बन रही तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 2026 5 नंबर वालों के लिए कैसा रह सकता है? भाई देखो, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा, मुझे तो 5 नंबर वाले बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते। अच्छा, हाँ, 5 नंबर वालों को अपना कंफर्ट जोन चाहिए। उनको अगर अपना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तो वो नहीं रह सकते। अच्छा, हाँ, तो 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। उनकी बहुत सारी मांगी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। अच्छा, मैन्युफेस्टिंग जो उन्होंने लास्ट कुछ इयर्स में करी है, वो इस साल में पूरे होने के उनको अवसर मिलेंगे। ठीक है, अगर ये लोग कोई पद के लिए या ये किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हो, पूरी लगन के साथ इन्होंने मेहनत के साथ मेहनत करी है, तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है मैम। तो अब बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रह सकता है मैम? थोड़ा सा रिलेशन को लेके दिक्कत कर सकता है। रिलेशन में इनको दिक्कतें बहुत ज्यादा स्तर पर आ सकती हैं, और उसकी वजह से ये बहुत डाउन हो सकते हैं। इनकी अपनी इनर एनर्जीज बहुत डाउन हो सकती है। काम के प्रोफेशनल सिलसिले में कहूँ तो ये अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा जाहिर करेंगे, दिखाएंगे। इनके अंदर कुछ नया करने की चाह आएगी, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी इस साल में। ठीक है। तो मैम अब बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर 2026 वालों के लिए फिर कैसा है? 7 नंबर वालों को ना, एक की अगर एनर्जी मिल जाए, नंबर 7 को अगर नंबर 1 की एनर्जी मिल जाए ना, तो मैं कहती हूँ उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 7 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा, अगर वो अपनी चीजों को स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलप कर सकें, सात्विक काम करें, अच्छे मन से चीजें करें, भाव अच्छे रखें, फीलिंग्स अच्छी रखें, तो मैं कहती हूँ 7 नंबर वालों के लिए ये साल बेहतरीन गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। ठीक है। तो मैम अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर को हम इन्फिनिटी का भी नंबर बोलते हैं, पर अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बेचारे स्ट्रगल ही 8 नंबर वाले करते हैं। तो 2026 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 8 नंबर वाले कभी स्ट्रगल नहीं करते। अच्छा,
एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, 8 नंबर वालों के लिए डराया बहुत जाता है, जबकि 8 नंबर संपूर्ण नंबर है मेरे हिसाब से। वैसे 9 नंबर को पूर्ण नंबर माना जाता है, लेकिन मैं पूर्ण नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ संपूर्ण। दोनों में अंतर है अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो। तो यहाँ पर 8 नंबर जो होता है ना, 8 नंबर के साथ स्ट्रगल नहीं आता। 8 नंबर अपने आप में लर्निंग नंबर है। ठीक है, उसको या तो आप खुद सीख लो, नहीं तो प्रकृति आपको सिखा देगी। मार मार के सिखाएगी। 8 नंबर वालों पर विशेष कृपा है भोलेनाथ की, और भोलेनाथ आपके टीचर हैं, ठीक है। और भोलेनाथ किस चीज के साथ सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं? प्रकृति के साथ। बिल्कुल, ठीक है, या तो आप खुद सीख लो, आप नहीं सीखोगे तो प्रकृति आपको सिखाएगी। और वो कैसे सिखाएगी? एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, जो हाथ में बैत लेके बैठा रहता है, सीखेगा? नहीं सीखेगा। वापस पढ़, ये नहीं कहता चला जा घर पे, बिल्कुल सिखा। कल पढ़ के आना फिर दिखाना, नहीं। 8 नंबर वाले को वो बैत वाला टीचर मिलता है, सीख, यहीं खड़ा होके सीख। 1000 बार बोल इसको, मैं भी यहीं हूं तो भी यहीं है ना, तू खाना खाएगा ना मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक ऐसा गुरु है जो उसको परिपक्व बनाने में लगा है, जो उसको संपूर्ण बनाने में लगा है। तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत कुछ सीखने वाला साल है, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिलेगी। अच्छा, ठीक। बहुत सारी चीजों में निराशा मिलेगी, लेकिन चूंकि 8 नंबर वाले ना कभी हारते हैं, ना कभी हिम्मत से हारते हैं, ना कभी अपने जज्बातों से हारते हैं। इनकी बस एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब इनको लगता है इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही, तो ये आइसोलेटेड हो जाते हैं, अपने आप को एकांत में ले जाते हैं और अकेले फिर बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हैं, और इसे कहते हैं आत्म मंथन। इस साल 8 नंबर वाले आत्म मंथन बहुत करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण नंबर 9 नंबर जी। तो 9 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा फिर? 9 नंबर वालों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेगा, उतार चढ़ाव का रहेगा। एक्सीडेंट से बचने की जरूरत है, छोटी छोटी चोट, शारीरिक कष्ट और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो एक चीज और बताओ मैम, जैसे हमने देखा था कि 2025 में ना कुछ डेट्स निकाली थी एस्ट्रोलॉजर्स ने कि इस डेट को ना आप ट्रेवल मत करना। तो क्या वो डेट्स सेम डेट या कुछ ऐसी डेट्स 2026 में भी देखने को मिल सकते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। घर से हमारे ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, हमारे पंचांग में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। दिशा शूल देखकर निकलिए घर से, टाइम देखकर निकलिए, पंचांग देखकर निकलिए, राहु काल को अवॉइड करिए। आप घर से निकलिए, आराम से भगवान का नाम लीजिए, भगवान को हाथ जोड़िए, माता पिता के पैर चरण स्पर्श करिए, पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और घर से आराम से बाहर निकलिए। देखिए कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आपको नहीं छुई। ठीक है, तो अभी है ना हमने शायद हर नंबर की बात की, और हमने ना पॉलिटिक्स के भी बारे में भी बात करी, और हमने देश के बारे में बात करी। पर एक चीज जो अक्सर हर लोगों के मन में होता है वो होता है कि भाई पैसा आएगा नहीं आएगा। तो एक ऐसा उपाय आप बता दो आज आप हमारी ऑडियंस को कि 2026 में वो प्रोस्पेरिटी, मनी अबंडेंस, हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। देखिए अगर आपको 2026 में पैसा चाहिए, वैसे तो पैसे के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन 2026 में मैं कहूँगी हनुमान जी की पूजा चालू कर दी जाए। ठीक है, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक लगाइए, उसमें 2 लौंग डालकर उनके सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दीजिए। करके देखिए, धन की बरसात जरूर होगी। ठीक है। तो मैम इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने से पहले कोई मैसेज आप मेरी ऑडियंस को देना चाहोगे? हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। छोटी सी जिंदगी है, इसे जितना अच्छी से जिया जा सकता है उतना अच्छी से जी लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं हम दोबारा कभी मिलें ना मिलें, इस तरह मिलें ना मिलें, कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी है, ना जाने क्या बनाकर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ेगी। तो जो अभी साथ हैं, जिस रिश्ते में भी साथ है, जिस रूप में भी साथ है, उनकी कदर करिए, उनसे प्यार करिए और उनके साथ रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपने इतने डिटेल में हमें बताया कि 2026 किस तरह का रह सकता है और हमें इसको कैसे डील करना है। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने देखा हुआ कि लाइफ में ना हम मैनिफेस्टेशन बहुत करते हैं कि हमारे पास ये हो वो हो, पर कई बार है ना हमें ऐसा लगता है कि यार हम शायद थोड़ा सा अटक रहे हैं।
तो ऐसे टाइम पे हमें ना एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है कि जो हमें समझा सके कि तेरे लिए पाथ कौन सा सही है। तो त्रिशला मैम है ना, वही गुरु हैं जो तुम्हें बता सकती है तुम्हें लाइफ में करना क्या है। तो अगर तुम चाहते हो कि त्रिशला मैम तुम्हें पर्सनली ये चीज बताए, तो मैं मैम की जो भी डिटेल्स है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप मैम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। और आपने देखा होगा कि मैम ने बहुत अच्छे और लेमन टर्म्स में समझाया है कि तुम्हें 2026 में क्या करना है और किस तरह से 2026 रह सकता है। तो अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त, अपनी फैमिली में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मैम से उस बारे में बात कर सकें। थैंक यू सो मच।